आप सबका स्वागत। हम अपनी पूर्व रचना जिंदगी और नाव उपन्यास लेकर उपस्थित हैं। इससे पूर्व के भाग में हमने सुना कि सतेंद्र किस तरह रुपए के बंदोबस्त के लिए दर दर भटकता रहा, कहीं पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया। वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौटता है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है और पिताजी रोग से कराह रहे हैं। छठा भाग आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। सतेंद्र जब घर पहुंचा तो उसकी माँ धीरे धीरे उसके पिता के पांव दबा रही थी। सतेंद्र चुपचाप अपनी माँ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसकी माँ पीछे मुड़कर बोली, सत्तो, तू कहाँ चला गया था? कहीं नहीं माँ, यहीं बाहर में था। अब पिताजी की तबीयत कैसी है? वैसा ही है बेटे, कभी कभी कराहने लगते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले तुमको बुला रहे थे, कहते हुए सुरजी फिर पांव दबाने लगी। क्या करूं माँ, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अभी इतनी रात को क्या करोगे? भोर में कुछ सोचा जाएगा। देखो, उस घर में रोटियां रख दी है, खाकर सो जाओ। सतेंद्र धीरे धीरे जाने लगा। मधुलाल को खांसी का दौरा उठा। खांसते खांसते वह बेदम हो गया। उसके थूक में थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। सतेंद्र ने एक बार मुड़कर निरीह नजरों से उसकी ओर देखा और बेसहारा सा आंखों में आंसू लिए चल पड़ा। घर में टीन के कनस्तर पर रोटियां और एक सिल्वर के पिचके हुए लोटे में पानी रखा हुआ था। एक कोने में टूटी हुई खाट पड़ी थी। सतेंद्र ने एक नज़र हीन अवस्था से ग्रस्त घर पर डाली और टूटी हुई चारपाई पर करवट बदलने लगा। कभी कभी मधुलाल के खांसने का स्वर सुनाई पड़ रहा था और सतेंद्र की माँ का कुछ अस्पष्ट सा स्वर सुनाई पड़ रहा था। सतेंद्र अपने बीते हुए जीवन क्रम के एक एक पन्ने को पलट रहा था। कुछ वर्ष पहले की एक घटना उसे बार बार याद आ रही थी। आज वह समझ रहा था कि उसके छोटे भाई लाला के लिए उस दिन दवा का प्रबंध क्यों नहीं हो सका था। उस दिन की एक एक बातें उसके मानस पटल को झकझोर रही थी। उस दिन उसका 10 वर्षीय भाई लाला बड़ी चेचक से ग्रस्त था। शरीर से पानी और मवाद बह रहा था। समूचे शरीर में तिल रखने की भी जगह बाकी नहीं थी। गांव के ओझा गुनी के द्वारा झाड़ फूक चल रही थी। धाय मिट्टी के बर्तन में आहूत लेकर खड़ा था। बार बार उसके शरीर पर धूप धूमन के साथ आग की चिंगारियां फेंकी जाती थी। लाला के शरीर का चर्म चरचरा कर जल उठता था और वह चिल्लाता, ये मैं आप नहीं जीवोगे, आप छोड़ दे। उस कारुणिक दृश्य से भी किसी के पथरीले दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बार बार अपने पिता से दवा का प्रबंध करने को कहता, किंतु वह मेरी बातों को अनसुनी करते हुए ओझा गुनी के द्वारा कोई वस्तु मांग करने पर उसे लाने के लिए चले जाते थे। गांव के कुछ लोग अपने कर्तव्य निभाने के लिए आते और अफसोस प्रकट करते हुए एक झलक देखते और कहते, आह, बड़ा कष्ट है, कहकर चले जाते। ओझा गुनी इसी तरह से अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके चले गए थे और साथ ही लाला भी इस दुनिया से चला गया था। पिताजी उदास बैठे हुए थे। मैंने उसके पास जाकर कहा, आपने लाला को मार डाला। मैंने अपना क्रोध इसी तरह के कई वाक्यों में प्रकट किया था। पिताजी
की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरी माँ मुझे सांत्वना दे रही थी। बेटे, उसको तो माता निकली हुई थी, उसमें दवा दारू क्या फायदा करेगा, जिसने दिया वही ले गए, अब रोने से क्या होगा। लाला की अर्थी उठ गई थी। मुझे पिताजी पर बड़ा क्रोध आ रहा था, इसलिए अर्थी के साथ गया भी नहीं, घर में डूब के रोता रहा। फिर धीरे धीरे समय के गर्भ में सारी बातें समाती चली गई। मेरी उम्र बढ़ती रही और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रही। पिताजी कहीं न कहीं से कर्ज लेकर मुझे देते रहे और खून पसीना एक कर सारा कर्ज चुकाते रहे। मैं शहर में सारी बातों से अनजान बनकर पढ़ता रहा। एकाएक सतेंद्र अपने बाल को नोचने लगा। उसके मुंह से अस्पष्ट सा स्वर उभरा, इन सारी मजबूरियों का पहले क्यों नहीं पता चला। मेरी पढ़ाई जारी रखने में पिताजी अपना जीवन दान देते रहे और मैं उसी पर खीज उतारता रहा। ओह, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए था। सतेंद्र उठकर चहलकदमी करने लगा। उसने सोचा, मुझे बहुत पहले से ही मेहनत मजदूरी करना चाहिए था। मैं अपने बाप का खून पीकर जवान हुआ हूँ। मैंने अपनी माँ और बाप के प्रति बहुत बेइंसाफ़ी की है। अगर वास्तव में नरक है तो मुझे वहीं जगह मिलनी चाहिए। जिस बाप ने मुझे इतना दुख सहकर मुझे पढ़ाया, उसके लिए अंतिम समय में मैं 2 पैसे की दवा का भी प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ। सतेंद्र के सोचों का क्रम अपनी माँ की आवाज़ से भंग हुआ। अरे सत्तू बेटा, जल्दी इधर आओ, देखो तुम्हारी बाबू खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। अरे दौड़ो रे। फिर अपनी माँ के रोने का स्वर सुनाई पड़ा। सतेंद्र दौड़ा हुआ अपने पिताजी के पास गया। उसके निश्चेष्ट शरीर चरपाई पर पड़ा हुआ था। बहुत सा रक्त नीचे गिरा हुआ था। सतेंद्र नज़दीक जाकर धीरे से बोला, पिताजी, पिताजी। मधुलाल की आंखें धीरे से खुली, होठ थरथराए। लाचार अवस्था में उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसके साथ ही घर से एक चमगादड़ फरफरा कर उड़ गया। सतेंद्र अपने पिता के शरीर को टटोलने लगा, फिर नब्ज को, फिर छाती पर हाथ रखा, पीछे मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ दहाड़ मारकर रोने लगी। सतेंद्र खड़ा हो गया और घर के नोनी लगी हुई दीवार को एकटक निहारने लगा, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें फटी हुई थी। लग रहा था जैसे भयंकर अजगर मुंह बाए उसी की ओर बढ़ रहा हो। सूरज उग चुका था, किंतु चारों ओर मेघ छाया हुआ था। सूरजी के रोने के स्वर को सुनकर ग्रामीण लोग धीरे धीरे आ रहे थे। जाति के हेड मैंजन भी आ चुके थे। मौत की मायूसी सभी के चेहरे पर छाई हुई थी। सब आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। त्रिपेखन मरर सरपंच से कह रहे थे, सरपंच साहब, भोज होगा कि नहीं। सरपंच साहब अपने पैर को खुजलाते हुए बोले, भोज कहाँ से करेगा, इसके पास कुछ है। बीच में ही राम सुखावन टपक पड़ा। दूसरे आदमी के घर कोई मरता था तो यही मधुलाल कंठ पर चढ़कर भोज लेता था। आज इसका बेटा भोज नहीं करेगा। देवना बगल में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, कूद के आगे आया। क्या कहे, भोज नहीं करेगा तो हम लोग लाश नहीं उठाएंगे। त्रिपेखन मरर अपने पक्ष में लोगों को आते देखकर बत्ती सी झलकाने लगे। हेड मैंजन लछन मरर खेत से दौड़े हुए आए थे। उसके पैर मिट्टी से सने हुए थे। बांस की करची से मिट्टी को पोंछ पोंछ कर हटा रहे थे। उसने कहा, अरे तुम लोग क्यों हल्ला फसाद कर रहे हो, पहले लाश को जलाने की व्यवस्था करो, भोज काज तो होगा ही। त्रिपेखन मरर ने सरपंच के ठेहुन को हिलाकर अपनी ओर मुखातिब किया, सुनिए सरपंच साहब, मैंजन रिस्क ले रहे हैं। उसी समय डॉक्टर लाल लूगी और स्वेटर पहने हुए आधम के उसके हाथ में बैग था। वहां आते ही राम सुखावन की बगल में आकर बैठ गए। उसने बीड़ी लेकर
सुलगाते हुए कहा, क्या हुआ, नहीं बचा? राम सुखावन बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए बोला, ऐसे निखट्टू बेटा का बाप कैसे बचेगा? वो तो काम करते करते पहले ही मर गया था, सिर्फ जान बाकी थी। सरपंच साहब ने कटाक्ष किया, रोगी सही डॉक्टर के पास जाएगा तब न बचेगा। डॉक्टर लाल को क्रोध आ गया था, मैं क्या करूं? दवा नहीं लाया होगा, बुलाओ सतेंद्र को, मैंने उसे सब कह दिया था। बेकार में मुझे दोष मत दीजिए, इसलिए मैं किसी के घर पर नहीं जाता हूँ। कुछ देर तक इसी तरह की बातचीत होती रही। फिर किसी ने आंगन से पुकारा, सरपंच साहब सब कुछ तैयार है, चलिए, जिसको मरघट जाना है। मधुलाल का निर्जीव शरीर अर्थी से बंधा हुआ था। एक बगल में सतेंद्र कंधा लगाए हुआ था। बिखरे हुए बाल, फटे हुए कुर्ते, सूखे होठों से दीनता झलक रही थी। आंखें अड़हुल फूल की तरह लाल थी। उसके चेहरे से दिल के भाव को जानना बड़ा कठिन लग रहा था। अर्थी के पीछे पीछे कुछ ग्रामीण लोग भी श्मशान घाट की ओर जा रहे थे।